हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अगली क्लास चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की। अभी तक हमने देखा एग्जाम्पल 2 तक किया था SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब दो जब ज्योमेट्रिकल फिगर्स का शेप और साइज बराबर होता है तो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन थी साइड एंगल साइड। अच्छा, एग्जाम्पल 2 एक बार देख लेते हैं। इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया था कि एक लाइन सेगमेंट AB का कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो उस पे स्थित कोई भी पॉइंट ए बी के एक्सट्रीमिटी से इक्वी डिस्टेंट होगा। और इस प्रकार लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है। तो आप देखें यहाँ पे एक सिमेट्री ऑब्जर्व करें। यहाँ पे आपको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्राप्त हुए हैं, APC एंड BPC। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखें कि कॉन्ग्रुएंस में सिमेट्री भी नज़र आती है। आप इस फिगर को इस लाइन L के अबाउट फोल्ड कर सकते हैं। ऐसा फोल्ड करने पे ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर देंगे। यू कैन से दिस लाइन इज लाइक अ मिरर, जिसके अबाउट ये दो मिरर इमेजेस हैं। ये चीज़ें ऑब्जर्व करते चलें। कॉन्ग्रुएंस और सिमेट्री का भी बड़ा गहरा रिलेशन है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो उस लाइन सेगमेंट के टर्मिनल से इक्वी डिस्टेंट होगा। तो एक ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, पैराफ्रेजिंग करके बनाया है। Every point on the perpendicular bisector of a line segment is equidistant from extremities of the line segment। इसको ट्रू फॉल्स बताइए और इसका प्रूफ भी दीजिए। ये नथिंग बट एग्जाम्पल 2 की पैराफ्रेजिंग है। अच्छा, आगे देखिए, अब एक और चीज़ देखते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स फिगर 7.10 में दो ट्राइंगल्स में कुछ इस तरह की सिमिलरिटी हो कि टू पेयर्स ऑफ साइड इक्वल है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 एंड 4, एक एंगल भी इक्वल है लेकिन वो एंगल इन दोनों साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल नहीं है, तो क्या उस दशा में भी कॉन्ग्रुएंस होल्ड करेगी? नहीं। विजिबली आप देख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कुछ इस प्रकार के हैं। इसमें टू पेयर ऑफ साइड बराबर है और एक एंगल भी बराबर है, लेकिन वो एंगल इंक्लूडेड वाला नहीं है। ध्यान दें, इंक्लूडेड एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SAS अप्लाई करने के लिए आपको एंगल मस्ट बी द इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ आप गौर करें कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, और कॉन्ग्रुएंस नहीं है ये दिख रहा है क्योंकि ये एंगल इंक्लूडेड एंगल नहीं है। SAS अप्लाई करने के लिए इट इज़ कंपलसरी कि वो एंगल इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ओके, फिर आगे दूसरा क्राइटेरिया आता है। हाँ, SAS होल्ड करेगा लेकिन ASS या SSA होल्ड नहीं करेगा, अर्थात सिर्फ दो साइड्स और एक एंगल इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंस नहीं हो जाती। एंगल मस्ट बी द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन इक्वल पेयर ऑफ साइड्स। SAS रूल होल्ड्स बट नॉट ASS और SSA। अगेन आगे देखते हैं। अब हमने दो ट्राइंगल लिए 7.11 में। इसमें क्या खासियत है कि इनमें एक साइड बराबर है 4 सेंटीमीटर और दो पेयर ऑफ एंगल्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल है 60 60 45 45। तो क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? You will observe that equality of two angles and the included side is sufficient for congruence of triangles। यहाँ पे दो एंगल्स के बीच में साइड इंक्लूडेड हो गई है। SAS में एंगल इंक्लूडेड था, इस कंडीशन में साइड हो गई है इंक्लूडेड साइड। और हाँ, इसको ASA क्राइटेरिया कहते हैं। दिस इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। इसको ASA लिखा जाता है। अच्छा, इसको प्रूव किया जा सकता है। दिस इज नॉट एन एक्सियम, दिस इज अ थ्योरम। हम इसको SAS एक्सियम को यूज करके प्रूव करेंगे। तो इसको थ्योरम 7.1 ASA कॉन्ग्रुएंस रूल के रूप में देख लिया जाए। दिस इज ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। अब दो ट्राइंगल दिए हैं ABC और DEF, जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स B और E बराबर हैं, C और F बराबर हैं, और ये बेस BC और EF क्रमशः बराबर हैं। तो प्रूव करना है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको हम लोग अभी तक हमने केवल SAS सीखा है, तो हम आगे का कोई रिजल्ट यूज़ नहीं करेंगे, SAS का ही इस्तेमाल करेंगे। जो अभी तक लर्निंग रही है उसको ही यूज़ करेंगे। वी विल नॉट यूज़ एनी अदर थ्योरम और एक्सियम।
केस 1, अब यहाँ केसेस लेके चला जाएगा। मान लेते हैं चलो ए बी बराबर डी ई है, या तो ए बी और डी ई बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे, कोई एक बड़ा होगा कोई छोटा होगा। तो पहला केस ले लिया ए बी इज इक्वल टू डी ई। अब जैसे ही आपने केस 1 लिया ए बी और डी ई अगर बराबर हो गया तो आप देखिए स्ट्रेट अवे एस ए एस अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ए बी डी ई बराबर है, बी सी ई एफ बराबर है तो गिवन है, एंगल ई और एंगल बी बराबर है तो एंगल बी और ई हो गया इंक्लूडेड एंगल गिवन हो गया, बी सी ई एफ हो गया अगेन गिवन। और हमने इस केस में ए बी और डी ई को बराबर मान लिया है, तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे एस ए एस क्राइटेरिया लग गया विद एंगल बी एंड ई बीइंग द इंक्लूडेड एंगल। तो हम कह सकते हैं इस केस में यस ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। अब या तो ए बी डी ई बराबर होगा या ए बी और डी ई बराबर नहीं होगा, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये मान लेते हैं चलो ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, वाइसे वर्सा भी हो सकता था, दोनों ट्राइंगल्स तो जनरल हैं। लेट इफ पॉसिबल ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, हो सकता है ए बी डी ई से बड़ा हो। उस दशा में ए बी में कोई पॉइंट पी ऐसा मिल जाएगा कि बी पी की लेंथ डी ई के बराबर हो जाएगी। ऑफ कोर्स अगर ए बी की लेंथ 7 सेंटीमीटर है और डी ई लेट से 5 है तो ए बी में हम 5 लेंथ मार्क कर सकते हैं। तो वही है, अगर ए बी डी ई से बड़ा है तो ए बी में कोई एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कि बी पी की लेंथ ई डी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस केस में हमने ए बी और डी को अनइक्वल माना है और मान लिया है ए बी इज ग्रेटर देन डी ई विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कहते हैं इसको। अब देखिए अब ट्राइंगल पी बी सी और डी ई एफ देखें। इस दशा में हमने मान लिया है कि एक पॉइंट पी ऐसा है कि बी पी की लेंथ डी ई के बराबर है। नाउ यू सी ट्राइंगल पी बी सी और डी ई एफ में एस ए एस रूल अप्लाई हो रहा है। कैसे? पी बी और डी ई बराबर है, हमने माना है, हमने पॉइंट पी ऐसा लिया है। बी सी और ई एफ बराबर है, ये तो गिवन है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। एंगल बी और ई अगेन इंक्लूडेड एंगल हो गए। यहाँ पे पी बी सी और डी ई एफ में एस ए एस अप्लाई हो गया, जिसके चलते पी बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे ही पी बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हुए, आप कह सकते हैं कि एंगल पी सी बी, ध्यान दें एंगल पी सी बी, एंगल को पढ़ते कैसे हैं? एंड वर्टेक्स एंड, एंगल पी सी बी और डी एफ ई इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब पी सी बी और डी एफ ई अगर बराबर हो गए, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ ए सी बी और डी एफ ई भी बराबर हैं, अर्थात पी सी बी और डी एफ ई बराबर हुए और ए सी बी और डी एफ ई भी बराबर हो गए, ये दो एंगल्स किसी एक ही दिए गए एंगल के बराबर हैं, तो यूक्लिड का एक्सियम कहता है, पहला एक्सियम, कि अगर दो नंबर्स किसी तीसरे क्वांटिटी के बराबर हैं तो वो दो नंबर्स आपस में भी बराबर हो जाएंगे। तो वी कैन से कि पी सी बी विल बी इक्वल टू ए सी बी। अब ये तभी संभव है जब पॉइंट पी पॉइंट ए पे ही आ जाए, अदरवाइज पी सी बी कभी भी ए सी बी के बराबर नहीं हो पाएगा। देखिए हमने माना है कि ट्राइंगल पी इस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया, पॉइंट पी इस तरह लिया गया कि पी बी इज इक्वल टू डी ई, फिर हमने देखा पी बी सी और डी ई एफ में एस ए एस कॉन्ग्रुएंस अप्लाई हो गया, जिसके चलते हमको मिला करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, एंगल पी सी बी इज इक्वल टू डी एफ ई। लेकिन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि ए सी बी एंगल इज इक्वल टू डी एफ ई, तो पी सी बी और ए सी बी अगर डी एफ ई के बराबर हैं तो पी सी बी और ए सी बी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यूक्लिड एक्सियम 1 विच ओनली शोज दैट पॉइंट पी ए पर आ जाएगा, अर्थात ऐसा कोई पॉइंट सेपरेट एग्जिस्ट नहीं करता। इन दैट केस ए बी और डी बराबर हो जाएंगे और ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई एस ए एस एक्सियम। ठीक है, केस 3 वही लिया है। अब मान लिया चलो ए बी डी से छोटा है, तो वही जो कहा था विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, अगर ए बी को डी से बड़ा मान लिया जा सकता है तो वाइसे वर्सा करके देख लेते हैं, फिर डी पे डी पे कोई पॉइंट ले लिया जाएगा, ये पी यहाँ पे लेके प्रूव हो जाएगा कन्वर्सली। तो इन द एंड वी कैन प्रूव दैट एस ए एस
क्राइटेरिया के का यूज़ करके हमने सिद्ध किया कि एंगल साइड एंगल अगर इक्वल हो जाए तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का टोटल 180 होता है। थ्योरम 1.1 पेज 182 जो हमने अपेंडिक्स 1 में देखा था, थ्योरम 1.1, थ्योरम ए 1.1 पेज नंबर 182। इस थ्योरम को हम लोगों ने पिछले चैप्टर के साथ किया था, लाइन्स एंड एंगल्स के साथ किया था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 होता है। अगर ऐसा हो जाए कि दो एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर है लेकिन वो साइड उन एंगल्स के बीच इंक्लूडेड नहीं है, क्या तब ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड करेगी? यस, ये होल्ड करेगी, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स में दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा, क्योंकि इवेंचुअली तीनों का टोटल तो 180 होना है। You know that sum of three angles of a triangle is 180. So if two pairs of angles are equal, the third pair has to be equal. 180 minus sum of equal angles. So we can say that two triangles are congruent if any two pairs of angles and one pair of sides, corresponding sides, are equal. We may call it as AAS congruence rule. एंगल साइड, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो साइड इंक्लूडेड है या नहीं है। सिंपली अगर दो एंगल बराबर हैं और साइड बराबर हो जाती है तो उसको हम लोग AAS कॉन्ग्रुएंस रूल कह सकते हैं। एक्चुअली ये AAS हुआ, एंगल 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 साइड, तीनों एंगल और साइड। देखिए इसमें होता क्या है, जब दो ट्राइंगल्स में तीन एंगल बराबर हो जाते हैं तो उन ट्राइंगल्स का शेप सिमिलर हो जाता है। जैसे एक छोटे ट्राइंगल को एक्सपैंड करके उसमें हवा भर के बड़ा ट्राइंगल बनाएं और उसके एंगल्स डिस्टॉर्ट ना हो तो एक सिमिलैरिटी ऑफ शेप आ जाती है। नॉट सेम बट सिमिलर, ये कंसेप्ट आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स का, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं, एक के बाद एक आती चली जाएंगी। तो जब तीन एंगल बराबर हो गए तो उनका शेप सिमिलर हो गया। अब बची बात साइज़ की, और जैसे ही एक साइड बराबर हुई, जैसे ही कोई भी एक साइड बराबर हुई तो साइज़ भी मैच कर जाएगा। तो साइज़ और शेप जब बराबर होते हैं तो उसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो एक्चुअली ये AAS कॉन्ग्रुएंस रूल ये कहता है कि कोई भी दो एंगल पकड़ लो और एक साइड पकड़ लो, अब वो साइड इंक्लूडेड हो या ना हो। देखिए कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, हमको मिनिमम इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी होती है। द ऑब्जेक्टिव इज टू यूज़ मिनिमम इन्फॉर्मेशन टू डेराइव एंड डिड्यूस मैक्सिमम रिजल्ट्स विद प्रूफ विद हेल्प ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। यही है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया का सारांश, कि आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी होती है, उसको अपने गणितीय विश्लेषण और अन्वेषण का इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स निकालने होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग के उपयोग से, जो कि हम लोगों ने अपेंडिक्स 1 में पढ़ी थी। जितनी कम सूचना आप लेंगे आपके रिजल्ट्स उतने ही रिफाइन होंगे, और मिनिमम इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सेट ऑफ इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशंस। आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, ट्राई टू बी मिनिमलिस्ट कहा था पिछली क्लास में, और उसको प्रोसेस करना है डिडक्टिव रीजनिंग का एप्लीकेशन करके, और मैक्सिमम आउटकम्स, रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स या प्रूफ निकालने हैं जो कंक्लूसिव हों और जिनका कोई काउंटर एग्जाम्पल ना मिले। एक रिग्रेस प्रूफ आपको प्राप्त करना होता है। तो ये हमको एक और क्राइटेरिया मिला, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। AAS में आपको ये चिंता नहीं करनी है कि वो साइड इंक्लूडेड है या नहीं। सिंपली अगर दो एंगल बराबर हो गए और तीसरी एक साइड बराबर हो गई तो वो कॉन्ग्रुएंस होल्ड करेगी। नाउ वी विल डू अनदर एक्टिविटी। ड्रॉ ट्राइंगल्स विद एंगल्स 40, 50, 90। 40, 50, 90 डिग्री के आपको ट्राइंगल्स बनाने हैं, और आप देखिए ये ट्राइंगल आप जितने चाहे बना सकते हो। इनके शेप तो एक जैसे हैं लेकिन साइजेस अलग अलग हैं। ये एक दूसरे का मिनिएचर है, दिखने में एक जैसा ही लग रहा है लेकिन ये बड़ा है, वो उसी रूप में छोटा है। एंगल सेम है तो शेप की सिमिलैरिटी आ जाती है। बट एंगल इक्वालिटी अलोन इज नॉट एनफ। अगर कॉन्ग्रुएंस की बात करनी है तो मतलब परफेक्ट ओवरलैप होना चाहिए। सिर्फ सिमिलैरिटी से काम नहीं चलेगा, तो एंगल इक्वालिटी अलोन इज नॉट एनफ, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन साइड विच इज इक्वल। So equality of angles, three angles is not sufficient for congruence of triangles. Therefore, for congruence of triangles, out of three equal parts, one has to be a side. हमने देखा था एक ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं या 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो दो ट्राइंगल्स में अगर हमको कॉन्ग्रुएंस बैठानी है
तो कोई 3 एलिमेंट बराबर होने चाहिए और उन 3 में से कम एक साइड होनी चाहिए। तीनों एंगल होने से कॉन्ग्रुएंस स्थापित नहीं होती, उनमें कम से कम एक साइड जरूर होना चाहिए। अभी तक हमने जो 2 रूल देखे हैं वो SAS और AAS है, तो दोनों में एक साइड तो है ही, तीनों एंगल से काम नहीं चलेगा। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल 3। ये अपना AAS जो भी सीखा है उसका ही एप्लीकेशन है। लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू CD और O मिड पॉइंट है। 2 ट्रांसवर्सल लाइंस दी हैं AD और CB। O इज मिड पॉइंट ऑफ AD का मिड पॉइंट O है। ये जो 2 मार्किंग की गई है, AO पे एक डैश लगाया है और DO पे एक डैश लगाया है। डैश का मतलब होता है लाइंस इक्वल लेंथ की हैं। AD एक ट्रांसवर्सल पकड़ी, उसका मिड पॉइंट ढूंढा, फिर इस मिड पॉइंट से एक लाइन पास करा दी जो B और C से गुजर रही है। लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू CD, O इज मिड पॉइंट ऑफ AD। शो दैट पार्ट 1, ये 2 ट्राइंगल जो बन रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं एंड O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये 2 चीजें प्रूव करनी है। अब ट्राइंगल ABO, AOB और DOC को देखें। देखिए ट्राइंगल्स को ना उसी क्रम में लिखा गया है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के हिसाब से। AOB की जगह आप ABO भी लिख सकते थे, लेकिन ABO लिखने से ये कॉन्ग्रुएंस वाली बात प्रूव नहीं हो पाएगी। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के मद्देनज़र उनका जो नाम लिखना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कोई गलती नहीं करनी है। यहीं से कन्फ्यूजन पैदा होता है, इसलिए इसको यहीं पे एड्रेस करना ज़रूरी है। आपको ट्राइंगल AOB और DOC में कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है। बेसिकली ये प्रूव करना है कि वर्टेक्स A के करस्पॉन्डिंग है D, वर्टेक्स O के करस्पॉन्डिंग तो O खुद ही हो गया और B के करस्पॉन्डिंग हो गया C। ठीक है, AOB और DOC को देखते हैं। ध्यान दीजिए आपको दिया हुआ है AO और DO की लेंथ बराबर है। एंगल XX, ध्यान दें एंगल XX बराबर होगा, क्यों? क्योंकि लाइन CD और AB पैरेलल है और BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो XX इस ट्रांसवर्सल लाइन पे बने अल्टरनेट एंगल्स हो गए। देखिए Z शेप बन रहा है, CDOBA उल्टा Z, तो Z शेप हमने पहले डिस्कस किया था। अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं और पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट एंगल्स किसी ट्रांसवर्सल पे जो बनते हैं वो बराबर होते हैं। XX बराबर हो गया ABO और DCO XX ही है। YY भी तो बराबर होगा, क्योंकि लाइंस BC और AD इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और YY क्या हो गए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर होते हैं। इन 2 ट्राइंगल्स में 2 एंगल बराबर हो गए और हमको दिया है AO और DO बराबर है, तो स्ट्रेट अवे AAS अप्लाई हो जाएगी। एंगल साइड, 2 एंगल बराबर मिल गए, X और X, Y और Y, और एक साइड पेयर मिल गया A और DO जो कि दिया हुआ है। तो क्लियरली AAS के एप्लीकेशन से, AAS रूल के एप्लीकेशन से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इनके कॉन्ग्रुएंट होते ही CPCT OB इज इक्वल टू OC। संगत भुजाएं OB और OC, संगत शीर्षों के सामने की जो भुजाएं होती हैं करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस के सामने की साइड्स को करस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं। अगर A D पे आ रहा है जैसे यहाँ दिखा हुआ है, तो A के सामने की जो साइड है वो है OB और D के सामने की साइड है OC। OB और OC संगत भुजाएं करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी। ये बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्ग्रुएंस CPCT के चलते OB और OC बराबर होंगी, ये तय है। विच ओनली शोज दैट O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि BC एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, शो दैट O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये भी प्रूव हो गया। यहाँ पे एक होमवर्क कीजिए, ट्राइंगल AOC बनाइए, AOC और DOB इन लाइंस को ज्वाइन करके कंप्लीट कीजिए और ये भी प्रूव कीजिए कि ये ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। डू इट योरसेल्फ है। ट्राइंगल्स AOC कंस्ट्रक्ट कीजिए, AC को मिला के और BD को मिला के, AOC और DOB भी कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव कीजिए। ओके, ये क्लास यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। टिल देन, गुड बाय।